बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका कंप्यूटर साइंस इंस्ट्रक्टर शहबाज अली और आज हम डिस्कस करेंगे 9th कंप्यूटर चैप्टर नंबर 1 प्रॉब्लम सॉल्विंग की एक्सरसाइज। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि हम अपने आज के लेक्चर में ये एक्सरसाइज कंप्लीट करने वाले हैं। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और उन तमाम का आंसर मैं आपको वन बाय वन डिटेल में देने वाला हूं। तो नंबर 1 हमारे पास है, इन अ फार्म देयर आर सम काउज एंड बर्ड्स। If there are total 35 heads and 110 legs, then how many cows and birds are there? कि हमारे पास एक फार्म है और उस फार्म के अंदर हमारे पास गायें और परिंदे दोनों हैं। अगर हम कहें कि हमारे पास 35 सर और 110 टांगे हैं तो हमने बताना है हमारे पास टोटल गायें और बर्ड्स कितने बनेंगे। तो इसका सिंपल सा आंसर है, इफ देयर आर टोटल 35 heads and 110 legs, then there are total 20 cows and 15 birds in a farm. Each cow has 4 legs and each bird has 2 legs. जैसे कि आप सब जानते हैं कि अगर हम कहें कि हमारे पास उस फार्म में 20 गायें हैं तो आपको पता है एक गाय की टांगें 4 होती हैं। तो हम 20 को 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 80 आ गया। और अगर हम कहें कि हमारे पास 15 बर्ड्स हैं तो 15 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, यस 30 आ गया। जब हम 30 और 80 को प्लस करेंगे तो आपके पास क्या आ गया, लेग्स आ गई जो कि 110 बनेंगी। और जब आप 20 और 15 को जब आप प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 35, जो कि हमारे पास हेड्स होंगे। नंबर 2, डिफाइन प्रॉब्लम एनालिसिस, एक्सप्लेन योर आंसर along with an example. Answer: problem analysis is a process of understanding the given problem. It is very important to understand a problem before jumping to solve it. A clear understanding of a problem helps the user to solve it correctly and easily. It also saves time, money and resources. यानी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से कबल उस प्रॉब्लम को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम प्रॉब्लम को समझते हैं, इसको हम प्रॉब्लम एनालिसिस कहते हैं। देखिए, अगर हम अपनी प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं तो हमारे ये हेल्प करेगी प्रॉब्लम को सही तरीके से और जल्दी सॉल्व करने में। और इसके साथ साथ ये हमारे पैसे, हमारा टाइम और जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं उनको सेव करती है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। Prepare a list of students in your school whose name start with letter A. The list is required in order to prepare an alphabetic directory of all school students in 1 week. यहाँ पे हम स्टूडेंट लिख देते हैं। यानी हमारे पास एक स्कूल है और उस स्कूल के स्टूडेंट्स में से हमने सिर्फ उन स्टूडेंट को चुनना है जिनके नाम ए से शुरू होते हैं, ठीक है। और हमने अल्फाबेटिक डायरेक्टरी बनानी है और ये काम करने के लिए हमारे पास 1 हफ्ते का टाइम है। तो इसमें हम फाइंड आउट करेंगे कि हमारे पास 5 W's कौन से हैं। तो नंबर 1 हमारे पास W है, व्हाट। तो हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स नेम्स स्टार्टिंग विद लेटर ए। यानी हमने उन स्टूडेंट्स को लेना है सिर्फ जिनके नाम लेटर ए से स्टार्ट हो। हु, ये काम कौन करेगा, ये काम स्टूडेंट्स करेंगे। वाई, वो ये काम करना क्यों चाहते हैं, बिकॉज टू प्रिपेयर अ डायरेक्टरी ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि वो स्टूडेंट्स की एक डायरेक्टरी बनाना चाहते हैं। व्हेन, कब तक करेंगे, आखिर कब तक का उनके पास टाइम है, विद इन अ वीक, ये काम खत्म करने के लिए उनके पास 1 हफ्ते का टाइम है। वेयर, ये काम वो कहां पर करेंगे, डेफिनेटली ये काम वो स्कूल में परफॉर्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, define an algorithm and argue on its role and importance in the problem solving. So algorithm क्या होता है? An algorithm is a set of steps written in a natural language to solve a problem. यानी हमारे पास जो एल्गोरिथम होता है वो हमारे पास सेट ऑफ स्टेप्स होते हैं और जो सेट ऑफ स्टेप्स होते हैं ये हम नेचुरल लैंग्वेज में लिखते हैं और इसको समझना भी बहुत ज़्यादा आसान होता है और इससे हमारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। इसका रोल क्या है, इट प्रोवाइड स्टेप बाय स्टेप गाइड टू प्रॉब्लम सॉल्वर and complete description of the problem solution that can be easily converted into any programming language.
यानी एल्गोरिदम में हमारे पास जो सोल्यूशन होता है वो स्टेप बाय स्टेप होता है और ये गाइडलाइंस होती है उस बंदे के लिए जो प्रॉब्लम सॉल्वर है, जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, और एल्गोरिदम को हम आसानी से किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका एक और आंसर भी है जो आप देख सकते हैं, आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं जो कि थोड़ी सी मजीद एक्सप्लेनेशन के साथ दिया गया है। ये आप स्क्रीन पास करके, वीडियो पास करके आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं पार्ट नंबर 4 पर। Suppose a problem has multiple algorithms. How would you choose the most efficient one? Explain with example. वो कहता है कि हमारे पास किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक से ज़्यादा एल्गोरिदम्स हैं। वो कहता है कौन सा एल्गोरिदम बेस्ट होगा, कौन सा एफिशिएंट होगा, आपने चूज करना है और उसको एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के साथ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिदम्स क्या होता है। अ प्रॉब्लम may be solved with multiple algorithms. Each algorithm is different in efficiency. The most efficient algorithm should be selected to solve the problem. The efficiency of an algorithm is measured on the basis of two factors as follows. Number 1, numbers of steps. Number 2, space used in computer memory. यानी कहता है कि हमारे पास किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के एक से ज़्यादा या मल्टीपल एल्गोरिदम्स हो सकते हैं और कहता है हर एल्गोरिदम हो सकता है कि दूसरे से ज़्यादा एफिशिएंट हो। तो इस सूरत में हम कैसे सिलेक्ट करेंगे कि हमारा कौन सा एल्गोरिदम एफिशिएंट है। कहता है इस चीज़ को मेजर करने के लिए आप दो फैक्टर्स देखें। नंबर 1 तो ये होगा कि उसमें जो स्टेप्स हैं, नंबर ऑफ स्टेप्स हैं वो कम से कम होंगे, और दूसरा क्या है, स्पेस यूज इन कंप्यूटर मेमोरी, वो हमारे कंप्यूटर की मेमोरी में लेस स्पेस लेगा। आइए इसको एग्जांपल की मदद से समझते हैं। सपोज हमारे पास एक प्रॉब्लम है। सपोज अ प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व विद 2 डिफरेंट एल्गोरिदम्स। द एल्गोरिदम 1 सॉल्व द प्रॉब्लम इन 10 स्टेप्स एंड द एल्गोरिदम 2 सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन 15 स्टेप्स। इन दिस सॉल्यूशन एल्गोरिदम फर्स्ट इज कंसिडर्ड मोर एफिशिएंट देन एल्गोरिदम सेकंड। कहता है आपके पास दो एल्गोरिदम है एक प्रॉब्लम के। कहता है एक में आपके पास प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो स्टेप्स हैं वो 10 हैं और दूसरे में जो स्टेप्स हैं वो 15 हैं। तो डेफिनेटली जो लेस नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे वो किस में है, फर्स्ट में है। तो जो फर्स्ट एल्गोरिदम है वो मोस्ट एफिशिएंट समझा जाएगा सेकंड एल्गोरिदम की निस्बत। पार्ट नंबर 5, हाउ वुड यू डिटरमिन डिफरेंस रिक्वायरमेंट्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ फ्लो चार्ट। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास एक फ्लो चार्ट को बनाने की कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। These requirements are as follows. Number 1, input. What data is required from the user and what is the type of data? यानी हमें किस किस्म के डेटा की ज़रूरत है और हमें किस किस्म का डेटा चाहिए, ये सारा हम क्या करते हैं, इनपुट करवाते हैं। ये हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट है हमारे फ्लो चार्ट की। नंबर 2, प्रोसेसिंग, कैलकुलेशन टू गेट द डिजायर्ड आउटकम्स, यानी हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं मतलब का रिजल्ट फाइंड आउट करने के लिए। नंबर 3, डिसीजन मेकिंग, विच स्टेटमेंट टू एक्सिक्यूट इन केस कंडीशन इज ट्रू एंड विच स्टेटमेंट इज टू बी एक्सिक्यूटेड इन केस कंडीशन इज फॉल्स। यानी अगर तो कंडीशन ठीक हो जाती है तो आपने क्या करना है, इसको ट्रू करना है, और अदरवाइज अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आपने क्या करना है, इसको रॉन्ग कर देना है। डिसीजन मेकिंग, विच स्टेटमेंट टू एक्सिक्यूट इन केस कंडीशन ट्रू एंड विच स्टेटमेंट टू बी एक्सिक्यूटेड इन केस कंडीशन इज फॉल्स। यानी कौन सी स्टेटमेंट है वो एक्सिक्यूट होगी अगर तो कंडीशन ट्रू हो जाती है, और इसके साथ साथ वो कौन सी स्टेटमेंट है जो एक्सिक्यूट होगी अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है। नंबर 4, आउटपुट, डिस्प्ले द रिक्वायर्ड कैलकुलेटेड रिजल्ट, यानी जो रिजल्ट हमारे पास आ गया है उस रिजल्ट को डिस्प्ले करने के लिए हम आउटपुट का इस्तेमाल करते हैं। तो ये थी हमारे पास लास्ट रिक्वायरमेंट अपने फ्लो चार्ट की। पार्ट नंबर 6, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ द टेस्ट डेटा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट डेटा आर एज फॉलोज। नंबर 1, वैलिड टेस्ट डेटा, अ टाइप ऑफ टेस्ट डेटा that is according to the input requirement of an algorithm is called valid test data। यानी हम वही डेटा अपने एल्गोरिदम में इनपुट कर रहे हैं जो हमें रिक्वायर है, जो हमें चाहिए अपने एल्गोरिदम के लिए, तो इसको बोलते हैं वैलिड टेस्ट डेटा।
Invalid test data, a type of test data that is not according to the input requirements of an algorithm is called invalid test data। यानी हम अपने एल्गोरिदम में एक ऐसा डेटा इनपुट करने वाले हैं जो कि हमारे एल्गोरिदम की रिक्वायरमेंट से बिल्कुल हटकर है, जो कि उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इस तरह के टेस्ट डेटा को हम इनवैलिड टेस्ट डेटा कहते हैं। बाउंड्री टेस्ट डेटा, द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट data values from the range of the valid test data is called boundary test data। यानी जो हमारे पास डेटा सही है, वैलिड टेस्ट डेटा है, उसमें हमने क्या करना है, उसका सबसे मिनिमम और मैक्सिमम जो वैल्यू है वो हमने इनपुट करनी है। रॉन्ग डेटा फॉर्मेट, द रॉन्ग डेटा फॉर्मेट मीन्स द वैल्यूज दैट आर डिफरेंट देन द वैलिड टेस्ट डेटा। यानी जो डेटा का फॉर्मेट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमें कहा जाता है कि हमने डेटा इंटर करना है न्यूमेरिक 1 2 3 इस तरह का डेटा, जबकि हम डेटा इनपुट कर देते हैं ABC, तो इस तरह के डेटा को आप क्या कहते हैं, ये रॉन्ग फॉर्मेट है। लास्ट वन, एब्सेंट डेटा, द एब्सेंट डेटा मीन्स द नंबर्स वैल्यूज गिवन टू द सोल्यूशन इज लेस देन एक्सपेक्टेड। यानी जिस तरह हमें पता है कि किसी भी फ़ोन नंबर पे कॉल करने के लिए हमें पाकिस्तान में रहते हुए 11 नंबर्स की ज़रूरत होती है, 11 डिजिट्स की। अगर हम कोई भी डिजिट्स कम करते हैं तो इस तरह के डेटा को हम क्या कहेंगे, एब्सेंट डेटा। पार्ट नंबर 7, डिस्क्राइब अ ट्रेस टेबल। अ ट्रेस टेबल इज अ टेक्निक ऑफ टेस्टिंग द एल्गोरिथम टू इंश्योर दैट इट डज नॉट हैव एनी लॉजिकल एरर्स। द ट्रेस टेबल यूजुअली कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल रोज एंड कॉलम्स, each column showing the name of data and each row showing the values of data at each step। यानी ट्रेस टेबल हमारे पास एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम अपने एल्गोरिदम के अंदर मौजूद लॉजिकल एरर को फाइंड आउट करते हैं। बेसिकली ये ट्रेस टेबल हमारे पास मुश्तमिल होता है मल्टीपल रोज और कॉलम्स पर। जो रोज होती हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं वैल्यूज ऑफ डेटा को, और जो कॉलम्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं नेम्स ऑफ डेटा को हर एक स्टेप के अंदर। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। चूज द करेक्ट ऑप्शन। विच सोल्यूशन आर नॉट रीच्ड थ्रू प्रॉपर एल्गोरिदम और वर्क प्लानिंग। यानी वो कहता है कौन सा ऐसा हमारे पास सोल्यूशन है जिसमें हम किसी किस्म का कोई प्लान नहीं करते, तो वो आपको पता है कैंडिडेट सोल्यूशन। डैश इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। द आंसर इज अ फ्लो चार्ट, क्योंकि फ्लो चार्ट क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। नंबर 3, विच सिंबल इन द फ्लो चार्ट इज यूज्ड टू ईदर स्टार्ट और एंड द फ्लो चार्ट। That is टर्मिनल सिंबल। स्टूडेंट्स हम टर्मिनल सिंबल को यूज करते हैं अपने फ्लो चार्ट को स्टार्ट करने के लिए और एंड करने के लिए। नंबर 4, डैश मीन्स टू टेस्ट इफ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज देयर, सो राइट आंसर इज वेरिफिकेशन। इन अ डैश एरर द सोल्यूशन इज वर्किंग बट नॉट गिविंग द रिक्वायर्ड रिजल्ट। यानी हमारा सोल्यूशन काम तो कर रहा है लेकिन हमारी मतलब का रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो इस तरह के एरर को आप बोलते हैं लॉजिकल एरर। क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स। बिफोर प्रॉब्लम सॉल्विंग वी नीड टू फर्स्ट एनालाइज अ प्रॉब्लम। नंबर 2, an algorithm produces a defined set of steps. Number 3, a flowchart utilized various symbols and text to map out the order of steps. Number 4, in flowchart symbol, ये symbol किस लिए यूज होता है, is used to show a decision making. So students, this symbol name is a diamond symbol और इस symbol यूज होता है decision करने के लिए. Number 5, verification is used to test the solution. और अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, draw the flowcharts of the following problems. तो ये हमारे पास 5 प्रॉब्लम्स हैं। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। चलें। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास 5 पार्ट्स हैं और हमने हर एक पार्ट का फ्लो चार्ट ड्रा करना है। तो सबसे पहले हम इनकी स्टेटमेंट देखेंगे और फिर इनका फ्लो चार्ट ड्रा करेंगे। पार्ट नंबर 1, स्टेटमेंट हमारे पास है इनपुट 2 नंबर्स। हमने 2 नंबर्स इनपुट किए, एक नंबर हमारे पास n1 होगा और दूसरा नंबर हमारे पास n2 होगा।
हमने ये बताना है कि N1 डिवाइड्स होता है N2 से। अगर तो डिवाइड होता है तो हमने मैसेज दे दिया N1 डिवाइड्स बाई N2। अगर ऐसा नहीं होता फिर हमने दूसरा मैसेज दे दिया N1 डज नॉट डिवाइड बाई N2। आइए इसका फ्लो चार्ट ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, स्टार्ट किया अपना फ्लो चार्ट। देन हमने दो नंबर्स इनपुट ले लिए, एक हमारे पास N1 हो गया और दूसरा हमारे पास N2 हो गया। अब हमने प्रोसेसिंग की, यानी रेक्टेंगुलर सिंबल में हमने ये चेक किया, हमने N1 का मोड लिया N2 से। N1 का जब हम N2 से मोड लेंगे, अगर हमारे पास, हमने यहाँ पे इफ़ कंडीशन लगाई, अगर हमारे पास रिमाइंडर 0 हुआ तो ये कंडीशन सही हो जाएगी और मैसेज आ जाएगा N1 डिवाइड्स N2। अगर ये कंडीशंस फॉल हो जाती है तो हमारे पास ये फ़्लो यहाँ पर आ जाएगा और देन यहाँ पे होगा N1 डज नॉट डिवाइड्स बाय N2। दो हमारे पास डिफरेंट फ्लोज आई, उन फ्लो को हमने कनेक्ट किया और अपने फ्लो चार्ट को एंड कर दिया। लेट्स सपोज कि आपके पास N1 इज इक्वल टू है 4K और N2 इज इक्वल टू है 2K। आपने क्या किया, दो नंबर इनपुट किए, एक आपके पास 4 आ गया और एक आपके पास 2 आ गया। आपने 4 का मोड लिया 2 से, यानी 4 2 टू द 4। आप देख सकते हैं कि हमारे पास 4 एग्जैक्टली डिवाइड हो गया और एग्जैक्टली डिवाइड होने के बाद आपके पास रिमाइंडर क्या बच गया, 0 बच गया। अगर आपके पास रिमाइंडर 0 बच गया, इसका मतलब कंडीशन क्या हो गई है, सही हो गई है और आपने मैसेज दे दिया N1 डिवाइड्स बाय N2 और ये आपका प्रोग्राम क्या हो गया, एंड हो गया। इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं। अब सपोज करें कि हमारे पास जो N1 है वो 5 है और N2 हमारे पास क्या है, हम 2 ही रख लेते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसकी जगह पे हमारे पास क्या आ गया, 5 आ गया और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 5 आ गया। अब हमने मोड लेके चेक किया 5 2 टू द 4, तो क्या आपके पास रिमाइंडर 0 बचा है? डेफिनेटली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं बचा, तो ये कंडीशंस फॉल हो गई है और फॉल्स होने की सूरत में वो इधर आ गया। और यहाँ पे क्या मैसेज लिखा हुआ है, N1 डज नॉट डिवाइड बाय N2 और यहाँ से हमारा फ्लो चार्ट क्या हो गया है, एंड हो गया। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास एक फ्लो चार्ट जिसमें हमने ये बताया कि N1 एग्जैक्टली डिवाइड होता है N2 से। अगर तो एग्जैक्टली डिवाइड होता है फिर हमने मैसेज दे दिया N1 डिवाइड्स बाय N2 और अगर ऐसा नहीं होता फिर हमने लिखा N1 डज नॉट डिवाइड्स बाय N2। हमने दो एग्जांपल्स भी ली और इन एग्जांपल्स की मदद से हमने इसको समझने की कोशिश की। क्वेश्चन नंबर 4 एंड पार्ट नंबर 2। सबसे पहले तो हम स्टेटमेंट देख लेते हैं कि जिसका हमने फ्लो चार्ट बनाना है। तो स्टेटमेंट हमारे पास है इनपुट अ ईयर। आपने एक साल इनपुट करना है और आपने बताना है कि वो साल लीप ईयर है या वो साल लीप ईयर नहीं है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि लीप ईयर होता कौन सा है। तो स्टूडेंट्स, लीप ईयर उस साल को कहते हैं कि जिसको हम 4 के टेबल पे डिवाइड करें, ठीक है, 4 से मोड लें और रिमाइंडर हमारे पास 0 बच जाए। और याद रखिएगा, लीप ईयर हर 4 साल बाद एक दफ़ा आता है। मसलन कैसे, आपने नोट किया होगा और आपको पता होगा कि एक साल 365 दिन का होता है। इसके साथ एक और चीज़ ऐड करें, एक साल 365 दिन और 6 घंटे का होता है। अब वो 6 घंटे 4 साल बाद कितने घंटे हो जाएंगे? आप सही कह रहे हैं, वो 6 घंटे 4 साल बाद 24 घंटे हो जाएंगे। तो आपको पता है 24 घंटे का एक दिन होता है। तो ऐसा होगा, हर 4 साल बाद फरवरी के महीने में एक दिन का इजाफा होगा और फरवरी का महीना 28 की बजाय 29 दिनों का होगा। तो अब हम इसका फ्लो चार्ट बनाएंगे और फ्लो चार्ट में ये चीज़ फाइंड आउट करेंगे कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमने जो ईयर इनपुट किया है वो लीप ईयर है या लीप ईयर नहीं है। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया अपना फ्लो चार्ट, देन हमने एक ईयर इनपुट कर दिया अपने इनपुट सैम्बल में, जिसको आप पैरेललोग्राम बोलते हैं। देन नेक्स्ट में हमने प्रोसेसिंग की और उस ईयर को जो हमने लिखा हुआ है उसका हमने मोड लेना है 4 से। उस ईयर का हमने क्या लिया, 4 से मोड लिया
और 4 से मोड लेने के बाद अगर रिमाइंडर हमारे पास 0 बच जाता है तो ये कंडीशन सही होगी है और आपने मैसेज दे दिया प्रिंट लीप ईयर कि जो ईयर आपने इनपुट किया है वो एक लीप ईयर है। अगर ऐसा नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो जाती है, फिर आपने मैसेज डिस्प्ले कर दिया नॉट लीप ईयर। आइए इसको एग्जाम्पल की मदद से मज़ीद अंडरस्टैंड करते हैं। लेट्स सपोज कि आपने कुछ एक ईयर इनपुट किया 2021, वो आपने यहाँ पे इनपुट कर दिया 2021 और 2021 को आपने मोड लेना है 4 से। सो हेयर कैन सी 4 5 द 20 अगेन 4 5 द 20, तो आपके पास रिमाइंडर क्या बच गया, 1 बच गया। तो रिमाइंडर 1 बच गया, इसका मतलब ये कंडीशन क्या हो गई है, फॉल्स हो गई है। फॉल्स होने की सूरत में हमारा फ्लो इस साइड पर आएगा और यहाँ पे मैसेज लिखा हुआ है नॉट लीप ईयर, और यहाँ से कनेक्टर के थ्रू हम क्या कर देंगे, अपने फ्लो चार्ट का एंड कर देंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं। अब सपोज करें कि हमारे पास जो लीप ईयर है वो 2020 है, ठीक है। अगेन यहाँ पे क्या कर दिया, हमने 2020 इनपुट करवा दिया और अब हमने 2020 का मोड लेना है 4 के साथ। तो 2020 मोड लिया 4 के साथ, 4 5 द 20 अगेन 4 5 द 20। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास रिमाइंडर क्या बच गया, 0 बच गया। तो रिमाइंडर 0 बच गया, इसका मतलब ये जो कंडीशन है ये हमारी सही हो गई है। अगर कंडीशन सही हो गई है तो आपने इस साइड पर आना है और यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट दिस इज़ अ लीप ईयर, ये हमारे पास क्या है, लीप ईयर है। और कनेक्टर के थ्रू आपने क्या कर दिया, मूव करके अपने फ्लो चार्ट को एंड कर दिया। तो इस तरह हमें अंदाज़ा हुआ 2020, 2024, 2028, 2032 ये सारे क्या होते हैं, लीप ईयर होते हैं। आई होप कि आपको ये फ्लो चार्ट अच्छे से समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 3। सबसे पहले हम स्टेटमेंट देख लेते हैं कि जिसका हमने फ्लो चार्ट बनाना है। तो स्टेटमेंट हमारे पास ये है, इनपुट अ नंबर, आपने एक नंबर इनपुट करना है एंड कैलकुलेट इट्स फैक्टोरियल, और उसका हमने फैक्टोरियल बताना है, क्या उस नंबर का फैक्टोरियल क्या होगा। तो इसका हम फ्लो चार्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले समझते हैं हम फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि जो नंबर आपने इनपुट किया है उससे पिछले वाले जितने भी नंबर्स हैं तमाम को उनसे मल्टीप्लाई कर दो और जो आपके पास आंसर आएगा वो क्या कहलाता है, फैक्टोरियल कहलाता है। अब इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं। सबसे पहले आपने स्टार्ट किया अपना फ्लो चार्ट और इनपुट में आपने एक नंबर इनपुट कर दिया जिसका आप फैक्टोरियल लेना चाहते हैं। आपने स्टार्ट में बताया कि फैक्ट इज इक्वल टू 1 के। अभी फैक्टोरियल किसके इक्वल है, 1 के, और सी किसके इक्वल है, 1 के। ये आगे जाकर मैं आपको समझाता हूँ सी क्या है। नाउ फिर हमने चेक किया कि जो सी है वो हमेशा हमारे पास क्या होना चाहिए, लेस देन इज इक्वल टू एन, यानी जो नंबर आपने यहाँ पुट किया है हमेशा सी उसके बराबर या उससे छोटा होना चाहिए। अगर तो कंडीशन सही होती है फिर आपने अपने फैक्ट और सी को मल्टीप्लाई कर दिया और फिर आपने क्या किया, सी में एक नंबर का इजाफा किया और देन अगेन ये लूप चली। ये इटरेटिव प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पे लूप चली, कंडीशन चेक हुई, कंडीशन ठीक है तो ये अमल दोबारा। जब तक कंडीशन ठीक है ये इटरेटिव प्रोसेस हमारे पास कंटिन्यू रहेगा और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी हमारी लूप क्लोज हो जाएगी और हमारा प्रोग्राम यहाँ पे आ जाएगा और जो भी फैक्ट होगा यानी फैक्टोरियल होगा उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा देगा और हमारा फ्लो चार्ट यहाँ से क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। अब फर्ज करो कि यूज़र ने एक नंबर ले लिया है n, ठीक है, n उसने इज इक्वल टू कर दिया 5 के। अब वो कहता है कि 5 का आपने फैक्टोरियल बताने। तो सबसे पहले आपने क्या किया, यहाँ पे आपके पास 5 आ गया, ठीक है, c भी 1 है और फैक्ट भी 1 है। अब यहाँ पे c की जगह पे क्या है, आपके पास 1 है, ठीक है, और n की जगह पे आपके पास क्या है, 5 है। अब आप खुद देखें क्या जो 1 है वो लेस देन 5 से, क्या कंडीशन ठीक हो गई है, यस कंडीशन ठीक है, तो आप इस साइड पे आ जाएं। अब फैक्ट आपके पास 1 है, ये लिखा हुआ, स्टार्ट कहाँ से होगा, हमेशा 1 से होगा, और सी आपके पास क्या है, 1 है, तो मल्टीप्लाई कर, सी भी 1 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो फैक्ट हमारे पास क्या हो गया, अभी 1 हो गया, यानी फैक्ट इस प्रोसेस में हमारे पास क्या हो गया, 1। अभी हमने आउटपुट नहीं देनी, अभी क्या हो गया, 1 हो गया। अब हमने क्या किया, सी में
एक नंबर का इजाफा कर दिया, यानी सी क्या कर रहे हैं, एक लूप चल रही है सी एक, तो सी में क्या हो रहा है, काउंटर हो जा रहा है। अब सी में एक नंबर प्लस किया, अब वो लूप दोबारा यहाँ पे आई, तो सी हमारे पास क्या हो गया, अब 2 हो गया। अब आप चेक करें क्या 2 हमारे पास 5 से लेस देन है। अगर 2 हमारे पास 5 से लेस देन है तो कंडीशन ठीक है, आप यस करके यहाँ पे आ गए। फैक्ट आपके पास क्या पड़ा हुआ है, 1 पड़ा हुआ है, ठीक हो गया। और सी अब आपके पास क्या है, 2 है। जब 2 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब फैक्ट आपके पास क्या हो गया है, 2 हो गया, इसको याद रखना है। और सी में आपने क्या किया, एक नंबर का इजाफा कर दिया। आप देख सकते हैं कि सी हमारे पास 2 है, जब सी में हम एक नंबर का इजाफा करेंगे तो सी हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगेन हम कंडीशन चेक करेंगे, क्या जो 3 है वो लेस देन है 5 से, यस 3 5 से लेस देन है, कंडीशन सही हो गई है। फैक्ट आप देखें आपके पास फैक्ट क्या पड़ा हुआ है, 2 पड़ा हुआ है, ये फैक्टोरियल क्या आ गया, हमारे पास 2 आ गया, ठीक है। और सी अब आपके पास क्या आ गया, यहाँ से 3 हो गया, तो सी आपके पास 3 आ गया। अब आप देखें जब हम 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फैक्ट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगेन हमने क्या किया, सी में एक नंबर का इजाफा कर दिया, यानी सी में एक इंक्रीमेंट कर दिया। सी हमारे पास 3 है, उस 3 में जब हम एक नंबर का इंक्रीमेंट करेंगे लूप चली, और यहाँ पे सी हमारे पास क्या हो गया, 4 हो गया। अब हम चेक करें क्या 4 हमारे पास लेस देन है 5 के, यस 4 हमारे पास क्या है, 5 के लेस देन है, कंडीशन हमारे पास ठीक हो गई। अच्छा फैक्ट हमारे पास क्या आ गया, अब 6 आ गया, और सी की जगह पे हमारे पास आप देखें यहाँ पर क्या है, 4 है, तो सी की जगह पे आपके पास क्या आ गया, 4 आ गया। अब आपने 6 और 4 को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास हो गया 6 4 दा 24। अब आपके पास फैक्ट क्या आ गया, 24 आ गया। आपने अगेन क्या किया, सी में एक नंबर का इजाफा किया। अब सी हमारे पास क्या हो गया, लूप अगेन चली, तो सी हमारे पास क्या हो गया, 5 हो गया। अब आप देखें 5 लेस देन इज इक्वल टू 5, कंडीशन अभी तक ठीक है कि 5 5 के इक्वल तो है ना, कंडीशन ठीक है। वो यस हुआ और यस होके वो यहाँ पे आ गया। फैक्ट आपके पास क्या है, 24 है, वो 24 आपके पास यहाँ पे आ गया। और सी आपने जब अभी चेंज किया वो क्या है, 5 है। जब 24 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास फैक्ट क्या बच जाएगा, 120 बन गया। देन सी में आपने क्या किया, अगेन इंक्रीमेंट किया। सी आपके पास क्या है, 5 है, 5 में आपने एक नंबर का इजाफा किया तो 5 क्या हो गया आपके पास, 6 हो गया। अब आप देखें कंडीशन आपके पास क्या हो गई है, फॉल्स हो गई है। फॉल्स होने की सूरत में आप इस साइड पे आएँ और जो भी फैक्ट है उसको, फैक्ट हमारे पास क्या है, फैक्ट इज इक्वल टू 120, ये हमारे पास फैक्ट आ गया। इसको आपने प्रिंट कर देना है और प्रोग्राम को आपने क्या कर दिया, एंड कर दिया। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास फ्लो चार्ट, जिसमें हमने बताया कि हम किसी भी नंबर का आसानी के साथ फैक्टोरियल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था आपके सामने इसका फ्लो चार्ट, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फ्लो चार्ट अच्छे तरीके से समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर 4। तो सबसे पहले हम अपनी स्टेटमेंट देख लेते हैं कि हमारे पास स्टेटमेंट क्या है। इनपुट 2 नंबर्स, हमें 2 नंबर्स इनपुट करने हैं और उनका एलसीएम फाइंड आउट करना है, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो हमने इस प्रॉब्लम का क्या करना है, फ्लो चार्ट ड्रा करना है। तो फ्लो चार्ट हमारे पास ये है, आइए इस फ्लो चार्ट को समझते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या किया, स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद आपने 2 नंबर्स इनपुट करवा दिए, एक आपके पास ए हो गया और एक नंबर आपके पास बी हो गया। देन आपने कंडीशन लगा के चेक किया क्या ए नंबर हमारे पास बी से छोटा है। अगर बी से छोटा है तो मिनिमम कौन सा हो गया, ए हो गया। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो मिनिमम कौन सा हो गया, फिर बी हो गया। कनेक्टर की मदद से इन दोनों फ्लो को आपस में कनेक्ट किया और देन चेक किया कि जो हमारे पास मिनिमम है, जो कोई भी है, उसका हमने ए से मोड लिया। अगर वो 0 के इक्वल आता है आप यहाँ पर आ जाइए, यस। फिर हमने उसका मोड लिया, उसी मिन का मोड लिया बी के साथ। अगर कंडीशन सही हो जाती है और रिमाइंडर 0 के इक्वल आ जाता है, फिर आपने उसको मिन को प्रिंट कर दिया। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है, आपने दोनों सूरत में, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों सूरत में फॉल्स होगा तो आपने इधर आना है और मिन में एक नंबर का इजाफा कर देना है। तो ये हमारे पास एक लूप बन गई है, एक इटरेटिव प्रोसेस है, ये हमारा कंटिन्यू रहेगा।
तो आइए इसको मज़ीद अच्छे तरीके से समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करें कि ए आपके पास क्या हो गया है, 2 हो गया। अच्छा, बी आपके पास क्या हो गया, 3 हो गया। अच्छा, 2 और 3 का हम एलसीएम लेके चेक कर लेते हैं कि हमारे पास रिजल्ट क्या आता है। 2 और 3 का जब हम एलसीएम लेते हैं, 2 1 द 2, 3 एज इट इज़ एंड 3 1 द 3। सो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 3 का, तो आपके पास एलसीएम क्या आ जाएगा, इसका 6 आ जाएगा। अब हमने चेक करना है क्या हमारे पास जो ये फ्लो चार्ट बना हुआ है, क्या ये हमें जो आउटपुट देता है वो 6 देता है। अगर तो हमारे पास आउटपुट 6 आएगी तो हमारा इसका मतलब फ्लो चार्ट ये सही बना हुआ है। तो सबसे पहले हम 2 नंबर इनपुट कर लेते हैं। एक हमारे पास 2 हो गया और एक हमारे पास 3 हो गया। अच्छा, 2 यहाँ पे आ गया और 3 यहाँ पे आ गया। अब आप चेक करें क्या 2 लेस देन है 3 से, तो कंडीशन क्या हो गई, सही हो गई। अच्छा, मिनिमम कौन से है, अब ए है। अच्छा, मिनिमम ए होने की सूरत में अब वो यहाँ पर आ जाए। अब जो भी मिन है, मिन क्या स्टूडेंट्स अभी बताया आपको, मिनिमम हमारे पास ए है, ठीक है। अब उस ए को वैल्यू क्या है उसकी, 2 है। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपके लिए, मिन हमारे पास क्या है, 2 के इक्वल है। अच्छा, उस मिन का आपने मोड लेना है ए से। ये हमारे पास आ गया जी मिन और ए आ गया हमारे पास आ गया जी 2। जब मिन और 2 का मोड लेंगे तो हमारे पास ये क्या आ गया, कंडीशन सही हो गई। कंडीशन सही होने की सूरत में वो इधर आ जाए। अब उस मिन का, वो मिन क्या था, वो मिन क्या था, हमारे पास 2 था। हमने उसका मोड लिया 3 से। तो आपको पता है जब 3 से 2 का मोड लेंगे तो हमारे पास एग्जैक्टली रिमाइंडर 0 नहीं बचेगा। अच्छा, फिर हमने क्या किया, 9 होने की सूरत में अब ये इधर आ गया और उस मिन में एक नंबर का इजाफा कर दिया। मिन आपके पास क्या था, पहले 2 था। अब मिन बेटा आपके पास क्या हो जाएगा, अब वो आपके पास 3 हो गया। सेम अगेन उस मिन को ए से मोड़ लें तो ये हमारे पास आ गया जी मिन, और इसका हमने ए यानी 2 से मोड़ लिया तो 2 1 द 2, तो 2 1 द 2, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं है। आपने क्या किया, न होने की सूरत में दोबारा उसके अंदर एक नंबर का इजाफा कर दिया। अब मिन आपके पास क्या हो गया है, 4 हो गया। अब इस 4 का आपने क्या करना है, एलसीएम लेना है। 4 का मोड लिया 2 के साथ, 2 2 द 4, यस ये आ गया। अब आप देखें 0 आ गया, ये कंडीशन हमारी सही हो गई है। अब हम यहाँ पे मूव करेंगे। जो भी मिन है, मिन आपने क्या रखा हुआ है 4, उस 4 का आपने मोड लेना है बी के साथ। बी आपके पास क्या है, 3 है। तो हमने इस 4 का 3 से मोड लिया, सो 3 1 द 3, तो हमारे पास क्या बच गया, 1 बच गया। अब आप देखें क्या ये 0 के इक्वल है, नहीं, ये 0 के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब कंडीशन आपकी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। फॉल्स होने की सूरत में वो दोबारा ऊपर जाए और मिन जो भी है उसमें एक नंबर का इजाफा करते। तो मिन हमारे पास क्या था, 4 था। जब उसमें एक नंबर का इजाफा किया तो वो क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है, अब मिन क्या है, 5 है। अगेन उसका मोड लिया 2 के साथ, ये आ गया जी 5। इसका 2 से मोड लिया, 2 2 द 4, कंडीशन क्या हो गई, रिमाइंडर 0 बच गया, रिमाइंडर 1 बच गया। कंडीशन फॉल्स हो गई। दोबारा वो क्या कर देगा, उसमें एक नंबर का इजाफा कर देगा। तो अब मिन आपके पास क्या हो गया स्टूडेंट्स, 6 हो गया। तवज्जो से समझिएगा, ये हमारे पास एक इम्पोर्टेंट फ्लो चार्ट है। पेपर में इसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं, ये पूछा जा सकता है आपके पास पेपर में। सो मिन हमारे पास क्या हो गया, 3 हो गया। उस 3 का हमने मिन हमारे पास क्या हो गया, 6 हो गया। और 6 का हमने मोड लिया ए से, और ए किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि जी हमारे पास जो मिन है वो 6 है। 2 से मोड लिया, 2 3 द 6, एग्जैक्टली डिवाइड हो गया। कंडीशन हमारी क्या हो गई, अगेन सही हो गई। अब हम यहाँ पे आए, जो भी मिन है, मिन आपके पास क्या है, 6 है। उसका आपने मोड लेना है बी से। तो बी आपके पास क्या था, ये बी आपके पास ये पड़ा हुआ, बी आपके पास 3 था। 3 2 द 6, रिमाइंडर क्या बच गया, 0 बच गया। कंडीशन सही हो गई। और जो मिन है, मिन आपके पास क्या है, ये जी ये आपके पास मिन है। इसको क्या कर दे,
आउटपुट कर दें तो हमारे पास क्या आ गया, min इज इक्वल टू 6 और 6 क्या है हमारे पास, ये 2 और 3, ये जो आपके पास है 2 और 3 जो आपने नंबर्स इनपुट किए थे ए और बी में, ये उनका क्या है, एलसीएम है। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको मेरा आज का ये जो फ्लो चार्ट है ये अच्छे तरीके से समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 5। तो सबसे पहले हम पार्ट नंबर 5 की स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट हमारे पास है इस फ्लो चार्ट की, इनपुट अ नंबर, आप एक नंबर इनपुट करें और हमने बताना है कि उस नंबर के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे। तो ये हमारे पास फ्लो चार्ट है, आइए इस फ्लो चार्ट को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या किया, एक नंबर इनपुट कर दिया जिसका आप फैक्टर फाइंड आउट करना चाहते हैं। देन आपने लिखा c इज इक्वल टू 1। आपने चेक करना कहाँ से स्टार्ट करना है, 1 से स्टार्ट करना है, जो भी नंबर लिया हुआ है। आपने चेक करना है कि जो n आपने लिया है क्या वो मोड c से फाइंड आउट करना है, और अगर रिमाइंडर इज इक्वल टू 0 आ जाए, रिमाइंडर आपके पास 0 बच जाए यानी कंडीशन ठीक हो जाए, तो आपने क्या कर देना, उसको प्रिंट कर देना है। अगर ऐसा नहीं है, नो होने की सूरत में वो इधर आ जाए। कि चेक करें कि जो c आपने लिखा हुआ है क्या वो लेस देन है, क्या वो छोटा है n से। अगर तो n से छोटा है तो वो इधर आ जाए और c में एक नंबर का इंक्रीमेंट कर दें, c बढ़ा दे और दोबारा अब यहाँ पे c क्या हो गया है, बढ़ गया है, और दोबारा चेक करें मोड दे। अगर एक्जैक्टली डिवाइड हो जाता है, 0 बच जाता है, तो आप उस n को प्रिंट कर दें और देन प्रिंट करने के बाद आप क्या करें, अगेन यहाँ पे आ जाएं, प्रिंट कर दें। और अगर कंडीशन फॉल्स होती है, यहाँ से आप मूव करें और यहाँ पे आ जाएं और दोबारा कंडीशन चेक करें, और चेक करने के बाद दोबारा उसमें 1 का इंक्रीमेंट कर दें। इसको समझने के लिए हम सबसे पहले एक नंबर को सपोज कर लेते हैं कि वो नंबर्स हमारे पास क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है। इसके हमने फैक्टर्स बताने हैं। अच्छा, मैथ में अगर हम करेंगे तो हमें फैक्टर पता है कि 4 का फैक्टर 4 1 के टेबल पे भी आता है, 2 के टेबल पे भी आता है, और 4 के 3 के टेबल पे नहीं आता और 4 के टेबल पे आता है। अब हमने इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, 4 के फैक्टर्स बताने के कौन कौन से होते हैं। 4 नंबर हमने इनपुट करवा दिए यहाँ पर। अब चेक करें कि इनपुट की जगह पे आपके पास क्या आ गया, 4 आ गया है। आपने फैक्टर्स देखना कहाँ से शुरू करने हैं, 1 से देखना शुरू करना है, यानी यहाँ से। अच्छा, यहाँ पे n की जगह पे आपके पास 4 आ गया, ठीक है, और c की जगह पे आपके पास 1 आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ईजिली हो जाएगा। 1 4 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 4 आ गया, रिमाइंडर 0, कंडीशन ठीक हो गई। तो 4 का जो पहला फैक्टर है वो कौन सा बन गया है, फैक्टर 1 बन गया है। फैक्टर्स ऑफ 4 आर, पहला क्या हो गया है, पहला फैक्टर हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। अच्छा, आप दूसरा चेक करते हैं, कंडीशन ठीक हो गई, इसको प्रिंट कर दें। अच्छा, प्रिंट करने के बाद अब वो क्या करें, अब वो आगे मूव करें। आगे मूव करने के बाद कंडीशन चेक करें, क्या जो c है वो क्या हमारे पास 1 है और हमारे पास n क्या है, 4 है। क्या कंडीशन ठीक है? कंडीशन ठीक होने की सूरत में वो इधर आ जाए, एक नंबर का इंक्रीमेंट कर दे। अब c क्या हो गया, एक नंबर का इंक्रीमेंट होने के बाद c आपके पास यहाँ पे 2 आ गया। आपने अगेन n का मोड लिया c के साथ, बट दिस टाइम n इज इक्वल टू 4 और c इज इक्वल टू 2, सो 2 टू द 4, रिमाइंडर हमारे पास अगेन 0 आ गया। 0 आने का मतलब है कि हमारे पास इस n को प्रिंट कर दो। अब हमारे पास दो फैक्टर हो गए 4 के, एक फैक्टर हो गया 1 और एक फैक्टर हो गया हमारे पास 2। कंडीशन ठीक हो गई, इधर आ जाए। क्या करें, अब चेक करें, यहाँ पे c की जगह पे 2 आ गया, ठीक है। क्या 2 लेस देन है हमारे पास 4 के, इज इक्वल टू, ठीक है, कंडीशन ठीक है। आप इधर आ जाएं, उसमें एक नंबर का इजाफा कर दें। तो एक नंबर का इजाफा होने के बाद c हमारे पास क्या हो गया, 3 हो गया। हमने 4 का मोड लिया 3 के साथ, 4 3 1 3, रिमाइंडर हमारे पास 1 बच गया। कंडीशन आपके पास क्या हो गई है, फॉल्स हो गई है। तो फॉल्स होने की सूरत में आप यहाँ से यहाँ पे आ जाएं और यहाँ पे c आपके पास 3 था, एक कंडीशन ठीक है, 3 लेस देन 4, यस, आप यहाँ पे आ जाएं, उसमें इंक्रीमेंट कर दें तो आपके पास क्या हो गया है, 4 हो गया है। अच्छा, दोबारा आपने इसका मोड लिया तो आपके पास क्या आ गया, 4 1 4, रिमाइंडर 0। तो रिमाइंडर 0 होने के बाद आपने इसको क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। तो एक और हमारे पास फैक्टर क्या हो गया है, 4 हो गया है।
और ये चेक करने के बाद आपने अगेन यहाँ पे चेक किया कंडीशन ठीक है, हाँ कंडीशन ठीक है। कंडीशन ठीक होने के बाद आपने क्या किया, उसमें 1 का इंक्रीमेंट किया और इंक्रीमेंट होने के बाद आपको पता है यहाँ पे C क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और जब आप 5 और 4 का मोड लेंगे तो एग्जैक्टली आपके पास कभी भी क्या है, 0 नहीं आएगा। और 0 ना होने की सूरत में वो यहाँ से बाहर आ जाए और यहाँ पे जब 5 आएगा तो कंडीशन फॉल्स हो गई। और फॉल्स होने की सूरत में ये हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, फ्लो चार्ट एंड हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे देखा जो 4 का जो फैक्टर बना है वो हमारे पास 1 बना है, 2 बना है और 4 बना है। तो ये था फ्लो चार्ट किसी भी नंबर का फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए। आई होप कि आपको मेरा आज का लेक्चर पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। मेरी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।